हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोगों की सीएसआईआर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन बहुत सारे दिमाग में सवाल भी चल रहे होंगे कि क्योंकि पेपर में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इस टाइम पर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका तैयारी करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी 30+ डेज अगर बचे हों आपके एग्जाम में, तो वहां पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपकी तैयारी का। तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड, डीमोटिवेटेड रहने का टाइम ही नहीं है आपके पास। घूमने फिरने का जितना भी समय था वो अब खत्म हो गया है। अभी आपको एकदम अच्छे से बैठ के डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ब्रेक नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली आपने माइंड की जो जो वर्किंग है उसको फिगर आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग ब्रेक्स भी लीजिए। घूमिए फिरिए, जितना लिमिटेड टाइम में घूम सकते हैं। ज़्यादा ये नहीं कि निकल के मनाली अब टाइम नहीं है। ठीक बात है। अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, चिट चैट करना, ये सब करिए। लेकिन तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इतना नहीं इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाना है कि तैयारी के लिए जो टाइम है वो कम रह पा रहा है। पहली बात। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम एग्ज़ाम की तैयारी पे चलते हैं कि क्योंकि देखिए बच्चों, अब इतना कम समय बचा है। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, बहुत सारे जो प्रैक्टिस शीट्स हैं वो भी लगाई होंगी, असाइनमेंट्स भी लगाई होंगी। लेकिन बच्चों, एक बात आप लोगों ने अभी बैठ के सोचनी है कॉन्शियसली। आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा कि आप कितने पानी में हैं, लेकिन एक बार बैठ के कॉन्शियसली भी सोचना है कि आप लोग कितने पानी में हैं। मतलब सेल्फ एनालिसिस करना है सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज है सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस में क्या देखना है आपको, ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जितने आपने टॉपिक्स किए हैं क्या वो इनफ हैं आपका जेआरएफ निकालने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि जेआरएफ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए बच्चों, आप लोगों को तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 120+ मार्क्स तो आए ही आए। तभी आप मान के चलना कि आपका जेआरएफ होगा। मैं कम, ये लीस्ट वाले बता रही हूँ, मैक्सिमम तो देखो कितने भी जा सकते हैं, इतने तो आने ही चाहिए। अब आपको बैठ के ये सेल्फ एनालिसिस करना है कि जितने नंबर ऑफ टॉपिक्स मैंने किए हैं, क्या उतने नंबर ऑफ टॉपिक्स, क्या उतना सिलेबस जितना मैंने कवर किया है वो इनफ है इतने मार्क्स लेके आने के लिए। अगर इनफ है तो आगे बढ़िए, रिवीजन पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इनफ नहीं है तो आप कुछ नए टॉपिक्स जरूर इंक्लूड करिए। लेकिन जब आप नए टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं उठा लेना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले क्वांटम केमिस्ट्री उठाया नहीं हुआ था और उसके नोट्स नहीं थे, लेकिन अब जब इतना सा टाइम रह गया आपको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं नहीं नंबर इतने नहीं बन पाएंगे कि जीआरएफ हो जाए, तो चलो क्वांटम केमिस्ट्री कर लेते हैं, अब नोट्स बनाते हैं, उनके डीपीएस लगाते हैं। इतना टाइम नहीं है। ये मैं पर्सनल सजेशन कर रही हूँ। अगर कोई किसी बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं मैं फिर भी आई कोप अप एवरीथिंग, तो आप जरूर से जरूर करें। लेकिन मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको दे रही हूँ कि कोई छोटे छोटे टॉपिक्स आप जरूर इंक्लूड कर लें। जैसे अगर किसी ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को छोड़ा हुआ था तो वो कर लीजिए, एसिड बेस केमिस्ट्री को छोड़ा हुआ था तो वो भी कर लीजिए। सिर्फ इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक एसिड बेस केमिस्ट्री भी कर लीजिए। अगर किसी बच्चे ने आईआर टॉपिक को जो है छोड़ा हुआ था वो भी कर लीजिए। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक्स को जरूर से जरूर अपने तैयारी में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है। किसी ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अगर छोड़ा हुआ था तो उसको भी कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो सीएसआईआर में आती है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, ठीक ठीक लेवल की आती है। तो आप उसको अब नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं, अभी है इतना टाइम। ठीक है। तो इस तरीके के न्यू टॉपिक्स को आप अपने जो है स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। लेकिन मैंने फिर से कहा कि इतना नहीं हो कि आपकी रिवीजन रह जाए। क्योंकि देखिए बच्चों,
एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास नोट्स हों, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो है आपके पास मटेरियल वो आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हो। वो एकदम अच्छे से आपने इतना तैयार किया हो कि उसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे, राइट? फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि रिविज़न कैसे की जानी चाहिए। मैं आपको सबको ये मेरा बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है बच्चों से डिस्कस करते टाइम कि देखिए बच्चों कि ऐसे मत करिएगा। जैसे हम बचपन में करते थे कि बोर्ड एग्ज़ाम है तो जो सिलेबस है, जो नोट्स हैं वो उठा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे कर-कर के सारे चैप्टर्स रिविज़न लगा रहे हैं। ये रिविज़न की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो ये वाला तरीका नहीं चलने वाला है, फेल है बिल्कुल ये। क्योंकि वहाँ पर आपको टॉपिक्स लिखने के लिए नहीं बोलेंगे। वहाँ पर आपको बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है वो दिमाग लगा के सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। ऐसे में आपका माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए बच्चों जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तब हम साथ के साथ असाइनमेंट्स लगाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जब रिविज़न कर रहे होते हैं, तब उन असाइनमेंट्स को छोड़ देते हैं, रख देते हैं। पीवाईक्यूज़ को रख देते हैं कि मैंने पहले सॉल्व कर लिए तो मुझे आते हैं। जी बिल्कुल आते होंगे आपको, लेकिन उनको फिर भी रिवाइज़ करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं बेसिकली। तो मेरा कहने का क्या मीनिंग है कि अगर आप कोई टॉपिक रिवाइज़ करते हो, तो जैसे मान लीजिए आपको जे वैल्यूज़ जो है वो पता करनी है, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो कपलिंग कांस्टेंट के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इनवर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं ना, तो मान लीजिए आपने जो कपलिंग कांस्टेंट का टॉपिक है, वो आपने पूरा नोट्स बना रखे हैं। आपको उसमें हार्डली 10 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज़ करने में। क्या होता है, कैसे होता है, ट्रांस के लिए, सिस के लिए वैल्यूज़ याद करना, कैलकुलेशन लगाना, हार्डली 10 मिनट लगेंगे अगर आपने अच्छे से आपके नोट्स बनाते हुए उसको नोट्स अच्छे से बनाया था और थोड़ा-थोड़ा आके घर रिवाइज़ किया था और उसके क्वेश्चंस लगाए थे अगर। तो अब क्या करना है आपको उस टॉपिक हर एक टॉपिक को ही ऐसा नहीं कि एकदम एक-एक मतलब पता नहीं क्या लिख-लिख के एक चीज़ को आप देख रहे हो। अब इतना टाइम नहीं है। रिवाइज़ करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ, इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में बैठना है और उस टॉपिक को के बारे में इस तरीके से पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको अवेयर इस चीज़ के लिए आप पहले से होने चाहिए और आपके दिमाग की एक तरीके से प्रैक्टिस होगी इस तरीके से अगर आप रिविज़न करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सारे के सारे अभी भी रिवीजन के दौरान भी आपको रोज करना है। तीसरी बात आती है कि आपका डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज जब डेली रूटीन बनाने लगे जैसे बचपन में बनाते थे ना कि 7:15 बजे मैं उठूंगा और 7:30 तक मैं ब्रश कर लूंगा, ये सब नहीं बनाना है। ठीक है, आपने वहां पे किस टाइम पे आप क्या करोगे ये नहीं आपने कभी भी अपने शेड्यूल में रखना है कि मेरे को इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही सो जाना है। ऐसे बॉडी नहीं काम करता है। जो आपका डेली रूटीन है ऐसे काम नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं बहुत बार। बजाय के आप बनाएँ कि आपको कितने-कितने घंटे पढ़ाई को देने हैं, पहली बात। दूसरी बात, किस चीज़ को कितने घंटे आपने देने हैं। रिविज़न को आपने 2 घंटे देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपने 3 घंटे देने हैं या ढाई घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं। फिर आपने उसके बाद जो एनालिसिस होने वाला है उसको आपने कितनी देर देनी है, ठीक है? इस तरीके से आपने अपना स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? जैसे आप सुबह उठते हैं, मैं सबसे पहले मैं आपको इसमें भी थोड़ा-सा हम लोग सब टॉपिक्स ले लेते हैं। कि जैसे आप सुबह उठते हैं, इट डज़न्ट मैटर आप कितने बजे उठते हैं। आप 6 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, दोपहर में 12 बजे, 2 बजे उठते हैं आप, इट डज़न्ट मैटर। उठते ही, उठने के पहले 2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। तो पहले 2 घंटे अपने फ़ोन से, घर के टीवी से, घर वालों से दूर रहें। वो 2 घंटे इतने क्रूशियल हैं आपके कि वो आपको आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लगाना है। अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो उस पे लगाइए, ज़्यादा समझ आएगा। कोई रिविज़न लगा रहे हैं आप, कोई भी टॉपिक मान लो आपने केमिकल काइनेटिक्स उठाया हुआ है रिविज़न पे, तो आप उस पे लगाइए वो 2 घंटे। पहले 2 घंटे बिल्कुल जैसे उठे हैं, उसके पहले 2 घंटे पानी-वानी पिया, फ्रेश-व्रेश हुए, उसके बाद जो 2 घंटे हैं, अगले 2 घंटे अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि ना मैं बोलूँगा,
ना मैं किसी से जो कोई बहस करना तो बहुत दूर की बात है ना? ना मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँगा, ना मैं वन टू वन इंटरैक्शन करूँगा और सोशल मीडिया फ़ोन से तो बहुत ही दूर रहना। फ़ोन को सिर्फ़ यूज़ करना है टाइम देखने के लिए, ठीक है? इतना ही काम रखो उसका और अगर आपके पास वॉच है, तो फिर तो वो भी काम खत्म। उसको चार्ज-वार्ज पे लगा दो, कहीं तकिए-तुकिए के नीचे घुसा दो कि सुने ना, उसके कोई नोटिफ़िकेशन भी ना सुने आपको, ठीक है? आप दोपहर में हमेशा रखिए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को। कोशिश करिए, इसके बाद आप ब्रेक-व्रेक लें, खाना-वाना खाएँ, घर वालों से चिट-चैट करें, फिर दोपहर में हमेशा रखें अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ताकि आपका दिमाग उस टाइम पे अवेयर थोड़ा ज़्यादा रहे, जिस-जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है, जैसे सुबह में और दोपहर में। इसी टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है ना? दोपहर इन द सेंस कि दोपहर में ऐसे 2 से 5-6 बजे तक, 6 बजे तक को मैं दोपहर ही मानती हूँ, ठीक है? इसके बाद इवनिंग जो आपने रखनी है, जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए होंगे, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज़ ना मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ। ये तो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है मुझे चीज़। कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई फ़ॉर्मूला हो सकता है, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे होता है कि कोई स्टीरियो का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन ही हो सकता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में ना मैं बार-बार फँस रहा हूँ या फँस रही हूँ, है ना? तो आपने क्या करना है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स की लिस्ट बनानी है बैठ के, ठीक है? आधा 1 घंटा उस पे लगाना आपने बढ़िया कि हाँ यार, यहाँ से जो है ये प्रॉब्लमैटिक हो रहा है मेरे लिए। फिर रात में सोने से पहले हमेशा 1 डेढ़ घंटा वो जो आपने लिस्ट बनाई है ना आपकी गलतियों की, उसके जो टॉपिक्स हैं, उसके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको रिवाइज़ लगाना है, उन क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है और एकदम करेक्ट आंसर आने तक सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? फिर आप आराम से सो जाइए। फिर अगले दिन सुबह फिर से ऐसे ही, पहले शुरू के 2 से 3 घंटे, अगर 3 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 2 घंटे तो कम से कम रहना ही चाहिए। तो आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से आप रिविज़न लगाइए, तो आपकी रिविज़न बहुत अच्छी होने वाली है। शाम में जब आप रिवीजन लगा रहे हैं, उस टाइम पे भी आप 1 घंटा जो है आपके जो काइंड ऑफ गलतियों की लिस्ट बनी है, वो भी रिवाइज़ करिए और कुछ और टॉपिक भी उसमें हमेशा इंक्लूड कर लीजिए। इससे आपकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स एवरीडे कवर हो जाएँगे। ठीक है बच्चों? चलिए फिर ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं, वो कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सजेशन चाहिए है या आपको हमें कोई सजेशन देना है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और आई होप आप लोगों की जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथली हो जाए और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत स्मूथली हो जाए। मैं आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट बोल रही हूँ ताकि आप सब लोग पूरा टाइम अपनी हिम्मत बनाए रखें क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिले हो गया है, तो ऐसे में हिम्मत बनाए रखना भी थोड़ा-सा मुश्किल रहता है क्योंकि अनसर्टेनिटी जब आती है, तो वो बहुत सारे सेल्फ डाउट भी लेके आती है, डिमोटिवेशन भी लेके आती है। लेकिन कोशिश करना है कि देखिए बच्चों, मैंने एक जो चीज़ अपनी लाइफ़ में अप्लाई भी किया है, करती हूँ एवरीडे जब भी मतलब मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ़ में, वो ये है कि जब भी कोई डिमोटिवेशन हो रही हो ना, तो दिमाग को बोलो कि इसके बारे में ना मैं कल सोचूँगा या सोचूँगी कि अच्छा मान लो अभी बहुत घबराहट हो रही है, डिमोटिवेशन हो रही है, तो अपने आप को बोलो कि एक बार मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँ, इसके बाद मैं इसके बारे में आराम से बैठ के सोचूँगा या सोचूँगी कि हाँ, इसका क्या करना चाहिए यार, ज़िंदगी में ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपने अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है कि देख अभी मैं सोच, अभी मैं ये काम कर लूँ, शाम को मैं पक्का इस पे 1 घंटा आराम से बैठ के हम लोग जो है वो मीटिंग बिठाएँगे, ठीक है? ठीक है? फिर जब दोबारा से ऐसा कुछ हो, तो फिर बोलना कि जो मैं अभी अगर न पढ़ नहीं रहे हो, तो अपने आप को पढ़ना लगाओ। कि ऐसा करते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बैठ के आराम से जो है वो बोर्ड बिठाएँगे, अपना दिल का, दिमाग का, ठीक है? सेल्फ डाउट का, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो बिठा लेंगे और फिर आराम से डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी डीमोटिवेशन को आगे फ्यूचर में वो करने की धकेलने की कि फ्यूचर में डिमोटिवेट होंगे, है ना? ठीक है? क्योंकि अभी डिमोटिवेट होने का या सेल्फ डाउट का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है बच्चों? चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। आते हैं किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलने।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।